नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। कल इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने भारतीय नेविगेशन प्रणाली या कहें नौवहन प्रणाली के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई। भारतीय नेविगेशन प्रणाली के तहत जो 7 उपग्रह छोड़े जाने हैं उसमें से 6ठा कल अंतरिक्ष में स्थापित किया गया और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद भारत के पास अपनी नेविगेशन प्रणाली होगी। आखिर ये क्यों जरूरी है और जिस तरह से इसरो लगातार 6ठा उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसने स्थापित किया है, आखिर इसके क्या मायने हैं और आने वाले वक्त में इसके क्या लाभ हमें मिलेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डी रघुनंदन, सचिव हैं दिल्ली साइंस फोरम के, और हमारे साथ जुड़े हैं अजय लेले जी, जो अंतरिक्ष विश्लेषक हैं। जाने माने आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर जो ये भारत अपनी नेविगेशन प्रणाली की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, आखिर इसके क्या मायने हैं, कितना ये हमें फायदा देगा आने वाले वक्त में सामरिक क्षेत्र में, कमर्शियल क्षेत्र में और आम लोगों के जनजीवन पर। चर्चा शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1. PS1 on ground is So vehicle lift off. +5 seconds. IRNSS 1F का सफल प्रक्षेपण PSLV C-32 के द्वारा किया गया। प्रक्षेपण के लिए मंगलवार सुबह 9:30 बजे से ही 54 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। ये लॉन्चिंग PSLV C-32 का 34वां बड़ा मिशन है। अंतरिक्षीय कचरे की वजह से ये 1 मिनट की देरी से लॉन्च हुआ। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-32 ने श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से IRNSS 1F को लेकर उड़ान भरी। The 6th satellite of our own navigation system, the PSLV C-32 vehicle has placed in orbit very safely and that too very precisely. You have seen the orbit achieved, the perigee achieved is very close. I am not finding any difference from the 284 kilometer what has been specified to the vehicle. So vehicle has done the job wonderfully. 44.4 मीटर लंबे IRNSS 1F का वजन 1425 किलोग्राम है। इस पर करीब 1420 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस प्रक्षेपण का उद्देश्य अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के अनुरूप ही सही नेविगेशन सुविधा देना है। इसरो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNSS के तहत 5 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। इसरो ने कहा कि IRNSS प्रणाली का परिचालन शुरू करने के लिए 4 उपग्रह पर्याप्त होंगे, वहीं बाकी 3 इसे और अधिक सटीक और सक्षम बनाएंगे। दरअसल 4 उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ 18 घंटे तक नेविगेशन दिया जा सकता था, लेकिन 5वें प्रक्षेपण के बाद ये क्षमता 20 मीटर तक सटीकता के साथ 24 घंटे की हो गई। 6ठा उपग्रह IRNSS 1F और 7वां उपग्रह IRNSS 1G इस मामले में और सटीक तथा सक्षम होंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने सभी 7 नेविगेशन उपग्रहों को मार्च 2016 तक कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। इस लिहाज से सीरीज का अंतिम उपग्रह इस महीने के अंत में भेजा जा सकता है। 2016 में ये दूसरा प्रक्षेपण था। पहले प्रक्षेपण के तहत 20 जनवरी को IRNSS 1E उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। फिलिप मैथ्यूज के साथ DD न्यूज। तो देखा जाए तो जो 7 उपग्रहों की श्रृंखला है उसका बस अभी 1 उपग्रह बाकी है, जो कहा जा रहा है कुछ हफ्ते या कहें जो है लगभग 1 महीने के अंदर ये उपग्रह छोड़ा जाना है। उसके बाद भारत उस लीग में, उस श्रेणी में पहुंच जाएगा जहां अमेरिका, रूस, चीन, जापान और यूरोपियन देशों के जो अपनी नेविगेशन प्रणाली है उस श्रेणी में भारत पहुंच जाएगा और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। शुरुआत करते हैं अजय जी अगर आपसे। तो हम जानते हैं इसके कई अलग अलग आयाम हैं, इसके अपने अपने फायदे होंगे सामरिक स्तर पे, कमर्शियल स्तर पे और आम लोगों के जनजीवन पे, लेकिन जिस तरह से अगर हम इसकी तुलना करें दुनिया के और जो इस तरह के सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, तो भारतीय नेविगेशन सिस्टम या जो भारतीय नौवहन जो ये प्रणाली है ये कहाँ ठहरती है? मेरे विचार से हमें पहले ये देखना होगा कि दुनिया के और सिस्टम्स का काम क्या है। दुनिया के जो और मेजर सिस्टम्स है जिसको हम GPS बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का सिस्टम है। गैलीलियो करके एक प्रोग्राम अभी चल रहा है, 30 में से उनके 12 उपग्रह छोड़ चुके हैं। ये यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है। तो बेसिकली 2 सिस्टम्स ऐसे हैं, एक USA का GPS
और रशिया का ग्लोनास करके। ये ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम्स है और वो कार्यरत है। इसका मतलब आपको दुनिया के कहीं के किसी भी क्षेत्र में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पोजीशनिंग की पता चल सकता है। भारत का जो सिस्टम है वो एक रीजनल सिस्टम है। इसका मतलब भारत और उसके आजू बाजू के 1500 किलोमीटर एरिया में ये सिस्टम वर्क करेगा और वहाँ पे आपको बहुत अच्छी मात्रा में काफ़ी क्लैरिटी से पोजीशनिंग बताएगा। चाइना भी एक सिस्टम डेवलप कर रहा है, वो अंडर प्रोसेस है, बाइडू करके सिस्टम बोलते हैं। वो भी 30-35 उपग्रह छोड़ने की बात कर रहा है। ऑलरेडी उन्होंने 25 उपग्रह छोड़े हैं, उनके ऑलरेडी 19 उपग्रह कार्यरत है। तो चाइना का सिस्टम भी ग्लोबल होगा। ठीक है। खाली जापान का जो सिस्टम है वो भारत जैसा ही एक रीजनल सिस्टम होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि अमेरिका के 31 उपग्रह, चाइना के 35 उपग्रह और इस तरह से संख्या काफ़ी बड़ी है, जबकि भारत के 7 उपग्रह, तो इसका मतलब यह है कि भारत का एक रीजनल हित इसमें ज़्यादा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? वो क्यों आखिर भारत को ज़रूरत पड़ी अपना सिस्टम खड़ा करने की? जीपीएस था ही तो इसमें मुझे लगता है कि 3 कारण हैं। एक तो सामरिक कारण है। जीपीएस सिस्टम अमेरिकी सिस्टम है। ठीक है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो एरिया में, कारगिल का जब युद्ध चल रहा था तब हमें जीपीएस का सर्विस जो है वो बंद हो गया। वो हमें सिस्टम नहीं मिला। सिस्टम नहीं मिला क्योंकि इट इज़ मेंट फॉर सिविलियन ठीक है पर्पस। तो सामरिक दृष्टि से भारत को चाहिए था कि अपना एक सिस्टम हो जिस पे निर्भर होके हम अपने सामरिक मिलिट्री जो भी काम आते हैं उस पे काम लिया जाए। पहला तो ये। ठीक है। दूसरा है कि अगर हम क्षेत्रीय स्तर पे इसका एक नेविगेशन सिस्टम करते हैं, जैसे लेले साहब ने कहा, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बेहतर होती है। तो हमारे लिए, भारत के अंदर यूजर्स के लिए प्लस भारत के बाहर यूजर्स के लिए जो भारत में या इस क्षेत्र में डेटा चाहते हैं, नेविगेशन डेटा चाहते हैं, उनको हम ज़्यादा एक्यूरेसी से वो सर्विस दे पाएंगे। तो इसका मतलब जीपीएस के मुकाबले भारत और उसके आसपास का जो इसके बारे में अगर सूचनाएं हमें चाहिए, थोड़ी एक्यूरेसी ये ज़्यादा बेहतर होगी। यस। ठीक और है। तीसरा कारण ये है जो मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है, वो है कि हमारे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जितने हवाई हमारे विमान हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट इधर उधर जाते हैं, उनकी जो ट्रैकिंग होती है फिलहाल वो रेडार से होती है। ठीक है। अब हम इसको इस सर्विस के दौरान के दरमियान हम कर पाएंगे, ठीक है। जिससे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ज़्यादा एक्यूरेट होता है और उससे भी ज़्यादा एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो सबसे सीधा, कम टाइम लेने वाला, कम ईंधन वाला जो रूट है वो हम तय कर पाएंगे। इससे सेविंग्स बहुत होगी हमारी। ठीक है। ठीक है। अजय साहब, एक इसमें बड़ी बात यह आती है कि जो इसका दायरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतीय बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक का इसका पूरा दायरा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आसपास के देश हैं, जो सार्क देश हैं, जिस तरह से भारत ये कहता रहा है कि जो पड़ोसी देश है उनको भी इस तरह की सुविधाएं हम देंगे आने वाले वक्त में, तो क्या उसी की तरफ ये कदम हम मान सकते हैं जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा? तो मेरे विचार से इस प्रश्न में हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो 1500 किलोमीटर का दायरा इसलिए है कि भारत के जो सो कॉल्ड एडवर्सरीज हैं वो उसी एरिया में आते हैं। ठीक है। सो भारत का जो थ्रेट है बेसिकली वो ऐसा नहीं है कि किसी दुनिया के किसी भी कोने से आता है। हमें पता है कि कहाँ से थ्रेट आता है और हमारे जो युद्ध नीति जो है, हम बोलते हैं कि हमारे पास अब 5th जनरेशन वॉरफेयर हो रहा है, हमारे पास सुखोई जैसे काफ़ी अच्छे एयरक्राफ्ट्स है, तो उसके लिए आपको एक अच्छी जीपीएस या नेविगेशनल प्रणाली की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से वो डेफिनेटली यूज़फुल है। लेकिन हाल ही में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम सार्क सैटेलाइट तो बनाने जा ही रहे हैं। तो सिंस ये एक सुविधा अवेलेबल है और ये अवेलेबल होगी इस साल के आखिर तक, तो हम ये सुविधा भी बाकी लोगों को दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम उसका सिग्नल्स देखें तो 2 सिग्नल्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड सिग्नल होता है और दूसरा मिलिट्री के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड सिग्नल होता है। तो जो स्टैंडर्ड सिग्नल है जो भारत का आम आदमी यूज करेगा, सिंस सार्क देश भी 1500 किलोमीटर के अंदर ही आते हैं, ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखा जाए तो IRNSS जो ये जो भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, इसके सामरिक भी अर्थ हैं, इसके कमर्शियल अर्थ भी हैं और आम लोगों के जीवन में कितना फर्क आएगा, इस पे हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। NRI लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर। और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। NRI लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, NRI शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत NRI शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर NRI सेल में ऑनलाइन कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकती है। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे।
आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं कल इसरो ने जो IRNSS के तहत जो उपग्रहों की श्रृंखला का छठा उपग्रह है, कल वो उसे लॉन्च किया है और अंतरिक्ष में स्थापित किया है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में जो अंतिम उपग्रह है वो भी भेज दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। रघुनंदन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चाहे मंगलयान हो या चंद्रयान हो, हमने पूरी दुनिया में अपनी की तकनीकी क्षमता और अंतरिक्ष में जो उछाल है, छलांग है, वो साबित किया है। इस लिहाज से इसे कहाँ पाते हैं? और इस संदर्भ में कि अमेरिका ने काफ़ी पहले इस तरह का नेविगेशन प्रणाली शुरू किया था, रूस ने भी शुरू किया था, हालांकि जापान और चीन ये सब भी शुरू कर चुके हैं। इस संदर्भ में देखें तो हमारी ये प्रणाली कहाँ दिखती है? नहीं, प्रणाली अच्छी है हमारी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, हम किसी रेस में तो नहीं लगे। ठीक है, कि हम भी दुनिया भर में ये करेंगे ग्लोबल पोजीशनिंग, उसके लिए आपको 30-35 उपग्रह चाहिए होंगे। हमें लगता था कि हमारी ज़रूरत क्षेत्रीय है और हमने उस सीमा के अंदर जो हमारी ज़रूरत है, हमारी जनता, दक्षिण एशिया की जनता के लिए जितनी भलाई होगी, उसके तहत हमने एक ढांचा खड़ा किया है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम खामा-खा दुनिया को दिखाने के लिए केवल नहीं कर रहे, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक जितना हमें चाहिए उतना किया है। और हमें ये भी देखना है कि ये पूरा प्रोग्राम तकरीबन 1400 करोड़ के अंदर हमने किया है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ता कार्यक्रम है, क्योंकि इसके फायदे हमें बहुत होंगे। लिली साहब, एक बड़ी बात ये कि अगर फायदों की बात करें तो क्या सीधे सीधे आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा? जिस तरह से अभी हम GPS का इस्तेमाल करते हैं रास्ते देखने के लिए और इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, कैसे आम लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे अगर ऐसे देखें तो? ये बेसिकली आपके पास दो सुविधाएं रहेंगी। आपके पास GPS तो रहेगा ही रहेगा और एक एडिशनल ये भी सुविधा रहेगी। तो आने वाले दिनों में मोबाइल कंपनियों से बातचीत करके इसके ऊपर हल निकाला जाएगा कि एग्जैक्ट इसका जो सिस्टम है उसको कैसे चलाया पाए। ये सबसे ज़रूरी बात यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ। GPS सिग्नल के साथ प्रॉब्लम ये था क्योंकि वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम थी, इसलिए भारत जैसा जो देश है कि जहाँ पे बर्फीले पहाड़ है, घने जंगल हैं, बारिश कई जगह पे हो जाती है, तो उसका सिग्नल वीक हो जाता था। तो हमारा जो सिग्नल होगा वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो एक रीजनल सिस्टम है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। सो जो आम आदमी होगा उसको भी एक्यूरेट सिग्नल GPS से मिलेगा। जी, और जो पहाड़ों में या कुछ ऐसे इलाकों में जहां GPS बहुत सही से काम नहीं करता है, तो ये प्रणाली वहां बेहतर ढंग से वहाँ बिल्कुल बेहतर ढंग से काम करेगी और ये हमारे सैनिकों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल, जो लेले साहब ने कहा बिल्कुल सही है। मैं इस पे ये केवल जोड़ना चाहता हूँ कि हमें इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए ज़मीनी स्तर पर जो बिल्डिंग है, मकान है, सड़क है, मोड़ है, गांव है, उन सब की मैपिंग पहले ठीक से करके ज़मीनी स्तर पर करेंगे, तभी इस उपग्रह और इस नेविगेशन सिस्टम का फायदा होगा। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो आपको रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल, जितना डेटा हम ज़मीनी स्तर पे डालते हैं उतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और नेविगेशनल असिस्टेंस हमें मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अगला कदम अंतरिक्ष पे नहीं पर ज़मीनी तौर पे भारत के अंदर हमें ये डेटा को बिल्ड करना चाहिए। GPS सिस्टम में हर बिल्डिंग का एड्रेस उस सिस्टम के अंदर बिल्ट है। हमारे यहाँ अभी तक भारत में हमने ये नहीं और किया उसको अपडेट भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। एक अगर हम बात करें कि हम जानते हैं कि जो चीन और जो रूस के जो अपने नेविगेशन सिस्टम हैं, उन्होंने मिलकर एक साथ में एक सिस्टम बनाया है जिसे प्रिसाइज पॉइंट पोजीशनिंग
जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, और उसका फ़ायदा ब्रिक्स देशों को भी मिलेगा। जो ये तमाम तरह की कोशिशें हैं, उसमें ये जो भारत की कोशिश है, कैसे इसे हम देख सकते हैं? अगर हम ये देखेंगे कि हर जो नेविगेशन सिस्टम है वो एक कंपैटिबिलिटी चाहता है दूसरे नेविगेशन सिस्टम से। सो चाइना का जो सिस्टम है और रशिया का जो सिस्टम है वो हमारे दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी चाहते हैं कि अगर आप ये सिस्टम यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कंप्यूटर के ऊपर होता है, आपके पास कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आप कंपैटिबिलिटी चाहते हैं। तो इस विषय में ये लोगों ने पूरे दुनिया भर में मेरे विचार से लगभग तय हो चुका है कि यूरोपियन यूनियन का जो सिस्टम आएगा वो भी जीपीएस से कंपैटिबल होगा। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, कि हम ये सार्क देशों को देना चाह रहे हैं। सो ब्रिक्स का भी जो ढांचा है वो भी एक ऐसा ढांचा है कि 3-4 देश इकट्ठा आए हैं और उन्होंने उनके पास जो साइंस टेक्नोलॉजी में प्रगति की है वो एक दूसरे के साथ बांटना चाह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हम जिसको सोशल साइंसेस में एक सॉफ्ट पावर बोलते हैं, इंडिया को ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना सॉफ्ट पावर दिखाएं, क्योंकि बहुत छोटे देश है, नेपाल देखिए, भूटान देखिए, कि जिनके पास कभी ये प्रणाली अपने बलबूते पे होने की संभावना नहीं है। तो ये हमारा जो एक इन्फ्लुएंस होता है वो भी हम ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम के जारी कर सकते हैं, और ये नेविगेशन सिस्टम उसका एक ढांचा हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी हैं क्या? कैसे इसे हम देख सकते हैं? कमर्शियल तो है ही, जैसे कोई भी प्लानिंग करे, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं या सरकारी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हाईवेज बनाने हैं, उनके रास्ते ठीक से प्लानिंग करनी है, उसमें फ़ायदा आएगा। टाउन प्लानिंग, शहर के अंदर जो योजना हम बनाएंगे उस पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उसको ट्रैक में रखना, कैसे प्लानिंग किया जाए, इसमें जितना एक्यूरेट डेटा आपके पास है उतना अच्छा है। और ये आप बिल्कुल बाकायदा मैप करके आपके सामने एक तस्वीर रखी जा सकती है जिसके आधार पर प्लानिंग होती है। तो सरकारी तौर पे एज वेल एज कमर्शियल तौर पे इसके बहुत फायदे होंगे, बशर्ते हमने अपना डेटा ठीक से उसके अंदर फीड किया हो। ठीक है। प्लस जो मैंने कहा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये एक बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि हर एयरलाइन बहुत सारा ईंधन जो है इसमें बचा पाएगा, क्योंकि रूट की प्लानिंग, टाइमिंग बहुत अच्छी तरह से इसमें हो सकता है, इसके बहुत फायदे होंगे। ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम और एक प्रणाली ऑलरेडी विकसित कर चुके हैं जिसको गगन बोलते हैं, वो इसरो ने ऑलरेडी की है। तब अब गगन और ये दोनों इकट्ठा जब हो जाएंगे तब बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है। एक आखिरी में अब जाते जाते कि जो सामरिक मामलों की इस पे काफ़ी हमने चर्चा की है, जिस तरह से चीन है या जो दूसरे आसपास के देश हैं वो अपनी जो ये सुविधा दूसरे देशों के साथ साझा भी करते हैं, पाकिस्तान के साथ चीन साझा करता है। ऐसे में आप कहाँ देखते हैं सामरिक स्तर पे भारत अपना डेवलप कर रहा है, उसके पास चाइना की सुविधा है, तो ये किस तरह की तस्वीर सामने रखता है? अगर हम अभी तस्वीर की बात करें तो चाइना का सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह से प्रगत है। उन्होंने ऑलरेडी उसको एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ऑपरेशनल डिक्लेयर भी किया है। उनके पास भी मिलिट्री यूटिलिटी के सिग्नल्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना ने यह मिलिट्री यूटिलिटी सिग्नल पाकिस्तान को भी उपलब्ध करने की बात की है। तो इसका मतलब आज पूरे क्षेत्र में हम देखेंगे तो तीनों दोषियों के पास एक एक्यूरेट सिस्टम रहेगा। जी बिल्कुल, तो इसके अपने मायने हैं भविष्य के। बिल्कुल, तो हमारे पास वक्त फिलहाल इतना ही है, और कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो आने वाले वक्त में भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली स्थापित हो रही है, और जिस तरह से आने वाले वक्त में ज़रूरतें, चाहे वो कमर्शियल ज़रूरतें हो, चाहे सामरिक स्तर पर ज़रूरतें हो, भारत अपना एक सुदृढ़ नौवहन या कहें नेविगेशन प्रणाली मजबूती से डेवलप कर रहा है, और इसके कई फायदे हमारे सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रघुनंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास चर्चा में, हमारे इस खास डिस्कशन प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।